इस लेक्चर में कई सारे टॉपिक डिस्कस करेंगे जो एक दूसरे से रिलेटेड है, जैसे व्हाइट रिवॉल्यूशन, श्वेत क्रांति बोलते हैं हिंदी में, नेशनल मिल्क डे, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस, ये हर साल 26 नवंबर को मनाया जाता है, इसलिए ये टॉपिक न्यूज में है। और वर्गीज कुरियन के बारे में पढ़ेंगे, ये कौन थे। मिनिस्ट्री ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, इस मंत्रालय ने 26 नवंबर को ऑब्जर्व किया, सेलिब्रेट किया नेशनल मिल्क डे। इस साल भी सेलिब्रेट किया और हर साल करते हैं ये 26 नवंबर को। इस दिन के उपलक्ष्य में नेशनल गोपाल रत्न अवार्ड दिए जाते हैं, ये पुरस्कार दिए जाते हैं डेयरी सेक्टर को। जो भी डेयरी सेक्टर यानी कि जो दुग्ध का यानी कि दूध का उत्पादन करते हैं, मिल्क प्रोडक्शन करते हैं, उनको जो विनर होते हैं उनको ये अवार्ड दिया जाता है। और इसी दिन देखो 2 लैब और एस्टेब्लिश किए हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन लैब, एक गुजरात के धामरोड प्लेस है वहां पे, और एक कर्नाटक में हसरगट्टा नाम की जगह है वहां पे। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का मतलब है, मान लो किसी गाय या भैंस में नेचुरली गर्भ नहीं ठहर रहा है, प्रेग्नेंट नहीं हो रही है नेचुरली, तो क्या करते हैं, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कराते हैं उनका। तो ये इन विट्रो फर्टिलाइजेशन आर्टिफिशियली उनका गर्भ ठहराने के लिए यानी कि बेबी प्रोड्यूस करने के लिए काम आती हैं। तो ये सेटअप की गई हैं अभी 2 लैब। और हर साल देखो जो वर्ल्ड मिल्क डे है, वर्ल्ड मिल्क डे जून के फर्स्ट डे को यानी कि 1 जून को मनाया जाता है। तो इन दोनों में आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। हमारे देश में जो नेशनल मिल्क डे मनाया जाता है वो मनाया जाता है 26 नवंबर को, और विश्व मिल्क दिवस यानी कि वर्ल्ड मिल्क डे मनाया जाता है 1 डे ऑफ जून को। तो पहले पढ़ते हैं नेशनल मिल्क डे के बारे में, फिर देखेंगे वर्गीज कुरियन के बारे में, और फिर व्हाइट रिवॉल्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे। नेशनल मिल्क डे है जो वर्गीज कुरियन थे, डॉक्टर वर्गीज कुरियन, इन्हें मिल्क मैन ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। मिल्क मैन ऑफ इंडिया यानी कि हमारे इंडिया के, भारत के दुग्ध आदमी या मिल्क मैन बोल सकते हो आप हिंदी में, इंग्लिश में। और इन्हें देखो व्हाइट रिवॉल्यूशन का फादर भी बोला जाता है, क्योंकि व्हाइट रिवॉल्यूशन इन्होंने ही चलाई थी, वर्गीज कुरियन के, मतलब इन्हीं की सलाह पे, इनकी रिकमेंडेशन पे व्हाइट रिवॉल्यूशन इंडियन गवर्नमेंट ने चलाई थी। और इन्हीं की बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए नेशनल मिल्क डे ये मनाया जाता है हर साल। और इस साल देखो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनकी जो बर्थ एनिवर्सरी है वो 100th है, यानी कि 100वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है इनकी इस साल 2021 में। और ये डे जो नेशनल मिल्क डे मनाया जाता है, इस दिन इसलिए मनाया जाता है क्योंकि मिल्क की इंपॉर्टेंस क्या पर्सनल लाइफ में, इसे सेलिब्रेट किया जाता है, यानी कि लोगों को प्रमोट किया जाता है कि मिल्क और मिल्क इंडस्ट्री का बेनिफिट क्या है, फायदे क्या हैं। ये लोगों में जागरूकता फैलाई जाती है, अवेयरनेस फैलाई जाती है मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट के बारे में, यानी कि दूध और दूध से बने उत्पाद, जैसे दूध से क्या क्या बनता है, घी, पनीर, बटर, ये सब कुछ जो प्रोडक्ट हैं या कोई और भी प्रोडक्ट है, इनके बारे में लोगों को जागरूक किया जाता है। तो पहले पढ़ेंगे हम डॉक्टर वर्गीज कुरियन के बारे में। ये देख सकते हो इमेज में, ये है वर्गीज कुरियन। 26 नवंबर 1921 को इनका जन्म होता है, 9 सितंबर 2012 को इनकी डेथ हो जाती है। और व्हाइट रिवॉल्यूशन, श्वेत क्रांति के फादर माने जाते हैं, फादर ऑफ रिवॉल्यूशन। और देखो व्हाइट रिवॉल्यूशन को ऑपरेशन फ्लड भी बोलते हैं। वर्ल्ड का लार्जेस्ट एग्रीकल्चर प्रोग्राम है ये ऑपरेशन फ्लड या व्हाइट रिवॉल्यूशन, पूरे विश्व का सबसे बड़ा कृषि का ये प्रोग्राम है। इन्होंने देखो 30 इंस्टीट्यूशन भी सेटअप किए, फार्मर्स और वर्कर्स के द्वारा चलाए जाते हैं ये इंस्टीट्यूशन, जो किसान हैं और कर्मचारी हैं उनके द्वारा ही चलाए जाते हैं। इन्होंने देखो जो आप अमूल का दूध पीते हो, वो अमूल की जो ब्रांड है ना वो इन्होंने ही सेटअप की थी। और अमूल देखो कोई कंपनी नहीं है, एक कोऑपरेटिव है अमूल। कोऑपरेटिव क्या होती है, देखो कंपनी का काम क्या है, इन्होंने कोई कंपनी सेटअप क्यों नहीं की, यानी कि प्राइवेट कंपनी की तरह क्यों नहीं सेटअप की इन्होंने, इसलिए नहीं की क्योंकि प्राइवेट कंपनी का काम होता है खुद का प्रॉफिट कमाना, इन्हें किसी से फर्क नहीं पड़ता किसी का फायदा नुकसान हो रहा है। कंपनी का मेन मकसद है प्राइवेट कंपनी का कि वो प्रॉफिट, उन्हें प्रॉफिट चाहिए, फायदा चाहिए। तो भाई साहब किसानों का फायदा तो होता नहीं ना उसमें, कंपनी अपना फायदा कमाती। तो इन्होंने पब्लिक कंपनी क्यों नहीं सेटअप करने के लिए कहा कि गवर्नमेंट कंपनी की तरह सेटअप किया जाए अमूल को। गवर्नमेंट कंपनी इसलिए सेटअप करने के लिए नहीं बोला क्योंकि देखो गवर्नमेंट कंपनी में बहुत सारे लेक्यूनाज होते हैं, प्रॉब्लम होती हैं, एफिशिएंसी नहीं होती, इतने अच्छे से काम नहीं कर पाते, करप्शन भी देखने को मिलता है। तो इसलिए इन्होंने अमूल को गवर्नमेंट कंपनी की तरह भी सेटअप करने के लिए सजेशन नहीं दिया, तो इन्होंने कोऑपरेटिव सेटअप किया। तो कोऑपरेटिव का मतलब है कि बहुत सारे लोग इकट्ठा आएंगे, अपना एक ग्रुप बनाएंगे और ये कोऑपरेटिव हो गया, मतलब एक तरह कंपनी है लेकिन वो कोऑपरेटिव नाम है, लेकिन
मतलब ये है उसके सारे जितने भी मेंबर हैं ना, सारे मालिक हैं। जैसे जितने किसान आए 10 20 100 1000, सारे मालिक हैं। जितना फायदा हो रहा है इस कोऑपरेटिव को, मान लो 10%, 20%, 50%, सारे लोगों में बटेगा वो फायदा। समझ गए, सारे इसके मालिक हैं, कोई भी कर्मचारी नहीं है। ये हो गया कोऑपरेटिव। तो अमूल की ब्रांड इन्होंने ही एस्टेब्लिश की थी, और इनके ही इफर्ट से, इनके प्रयास से 1998 में, ये व्हाइट रिवॉल्यूशन 1970 में शुरू की थी, 1970 में। और 28 साल बाद इंडिया पूरे वर्ल्ड का लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर कंट्री बन गया। पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा मिल्क प्रोड्यूसर कहाँ होता है प्रोड्यूस? इंडिया में। सबसे ज़्यादा दूध का उत्पादन करते हैं हम इंडिया में, और यूएसओ को सरपास कर गया। सबसे ज़्यादा पहले अमेरिका में होता था दूध, उसके बाद इंडिया में होने लगा। और इन्होंने देखो जो दिल्ली की मिल्क स्कीम है उसको भी मैनेज किया, और एडिबल ऑयल में सेल्फ सफिशिएंट बनाने में इंडिया को इन्होंने सहायता की। एडिबल ऑयल मतलब खाने वाले तेल होते हैं भाई साहब, जो आप सब्जियों में डालते हो, जैसे आपका सरसों का तेल हो गया, या आपका मूंगफली का तेल हो गया, तिल का तेल हो गया। इसमें हम आत्मनिर्भर बन सके इनके ही प्रयास से। नेक्स्ट देखो, इन्हें बहुत सारे अवार्ड मिले इंडिया के, और भी, जैसे रमन मैगसासे अवार्ड इन्हें 1963 में मिला। ये कृषि रत्न अवार्ड 1986 में दिया गया इन्हें। वर्ल्ड फूड प्राइज दिया गया इन्हें 1989 में, इनके इफर्ट के कारण ही। और इंडिया ने देखो इनको जो इंडिया के हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड्स हैं, जैसे पद्म श्री दिया गया इन्हें 1965 में, पद्म पद्म भूषण दिया गया 1966 में, पद्म विभूषण 1999 में। तो ये इन्हें अवार्ड मिले। अब पढ़ते हैं व्हाइट रिवॉल्यूशन के बारे में, जिसे ऑपरेशन फ्लड भी बोलते हैं या व्हाइट रिवॉल्यूशन। 13 जनवरी 1970 को इसको स्टार्ट किया गया, और वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेयरी डेवलपमेंट प्रोग्राम है पूरे विश्व का। डेयरी का कोई प्रोग्राम है तो वो है व्हाइट रिवॉल्यूशन इंडिया की। 30 सालों के अंदर अंदर ये हर एक पर्सन की जो मिल्क की अवेलेबिलिटी थी वो डबल कर दी ऑपरेशन फ्लड ने। यानी कि जितना एक आदमी के लिए पर कैपिटा मिल्क अवेलेबल था हमारे इंडिया में, उसको डबल कर दिया 30 साल के अंदर अंदर। और रूरल एम्प्लॉयमेंट क्रिएट किए ऑपरेशन फ्लड के जरिए, यानी कि लोगों को रोजगार मिला। दुग्ध का यानी कि दूध का उत्पादन करते हैं तो क्या होता है भाई साहब, उनको रोजगार मिलेगा दूध को बेच के, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुई, उनकी इनकम यानी कि डबल हो गई पहले से। नेक्स्ट है कि उनको डायरेक्ट कंट्रोल मिला रिसोर्सेज का। देखो अगर कोई कंपनी रहती है तो उसका कंट्रोल कंपनी के मालिक को होता है। अगर लोग मान लो गाय भैंस पालते हैं, दूध बेचते हैं, यानी कि दूध क्या है? रिसोर्स है, संसाधन है। और डायरेक्ट कंट्रोल किसका? किसानों का, जो भैंस पाल रहे हैं। तो किसानों को एक तरह से रिसोर्सेज का डायरेक्ट कंट्रोल दिया, ताकि वो मालिक की तरह अपने आप को फील कर सकें। यानी कि ये मास प्रोडक्शन नहीं है, प्रोडक्शन बाई मासीज है। मास प्रोडक्शन का मतलब है एक कंपनी बहुत ज़्यादा कोई माल प्रोड्यूस कर रही है, पैदा कर रही है। लेकिन प्रोडक्शन बाई मास इसका मतलब है बहुत ज़्यादा लोग, मतलब काफ़ी ज़्यादा नंबर ऑफ पीपल प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो इसमें क्या है, नंबर ऑफ पीपल हजारों लाखों करोड़ों की तादाद में लोग भैंस पाल रहे हैं और मिल्क का प्रोडक्शन कर रहे हैं, पैदा कर रहे हैं। तो ये हो गया प्रोडक्शन बाई मासिस। इसे व्हाइट रिवॉल्यूशन के नाम से भी जानते हैं और आपके ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी। तो फेजेस क्या हैं व्हाइट रिवॉल्यूशन के, ये पढ़ते हैं। 3 फेज में इसको लॉन्च किया गया। 1970 में 1980 से फर्स्ट फेज माना जाता है इसका। इसमें देखो सहायता मिली थी बटर ऑयल से। बटर ऑयल का जो सेल होता है उससे जो पैसा आता है, और स्किम्ड मिल्क ये पाउडर, ये यूरोपियन यूनियन ने डोनेट किया था वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के द्वारा। इससे जो पैसा आया, ये पैसा लगाया इस फर्स्ट फेज में इंडिया ने। सेकंड फेज चला 1981 से 85 में। इसमें क्या हुआ, इसमें आउटलेट बनाए गए। आउटलेट का मतलब मार्केट में मिल्क के, अमूल के आउटलेट लगाए गए, ताकि लोगों को अर्बन मार्केट में दूध मिल सके और सप्लाई कर सकें। देखो अभी भी आपने देखा होगा गाँव में एक टेम्पो आता है, वो टेम्पो आता है, वो लेके जाता है सुबह सुबह मिल्क। लोग वहाँ, एक डेयरी होती है, डेयरी पे दूध देते हैं, वो लेके जाता है। वो फिर अमूल की जो कंपनी होती है वहाँ पे उसको प्रोसेस करते हैं, प्रोसेस करके पैकेजिंग करते हैं, और फिर उसे अर्बन एरियाज में, शहरी क्षेत्र में दे के जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो यही प्रोसेस आज भी चल रहा है। तो लगभग 42,50,000 मिल्क प्रोड्यूसर इसमें इंक्लूड किए गए सेकेंड फेज में, और 43,000 विलेज कोऑपरेटिव बनाई गई। 43,000 अमूल की बनाई गई विलेज कोऑपरेटिव। थर्ड फेज में 1985 से 1996 तक माना जाता है। इसमें और ज़्यादा कोऑपरेटिव एक्सपेंड किए गए। डिफरेंट प्लेस पे अमूल के आउटलेट खोले गए, कोऑपरेटिव खोले गए, और इंफ्रास्ट्रक्चर को भी स्ट्रेंथन किया गया, मार्केट को एक्सेस किया गया, इंक्रीज किया गया। और
नेक्स्ट इसके ऑब्जेक्टिव क्या थे, इसके लक्ष्य टारगेट क्या थे अमूल को सेटअप करने के या व्हाइट रिवॉल्यूशन को चलाने के। भाई साहब एक तो दूध का प्रोडक्शन इंक्रीज करना था, मिल्क प्रोडक्शन, यानी कि फ्लड ऑफ मिल्क की तरह समझा जाता है इसे, मिल्क की एक तरह से दूध की बाढ़ आ गई इसके बाद, तो मिल्क प्रोडक्शन इंक्रीज करना पहला इसका मकसद था। दूसरा रूरल इनकम, लोगों को ग्रामीण क्षेत्र में भाई साहब रोजगार उपलब्ध नहीं था, उनको रोजगार दिया, एम्प्लॉयमेंट दी, उनकी इनकम बढ़ी। दूसरा इसका ऑब्जेक्टिव था कंज्यूमर के लिए रीजनेबल प्राइस हो, यानी कि अगर कंज्यूमर हम आप लोग ग्राहक दूध खरीदे उसके लिए भी प्राइस है दूध का वो कम रहे। तो इसने क्या एक तरह से जो बिचौलिए हैं वो खत्म किए, डायरेक्ट कोऑपरेटिव प्रोसेस करके बेचती है कंज्यूमर को, तो मिल्क का जो प्राइस है वो भी कंज्यूमर के लिए एक तरह से सही रहा, रीजनेबल रहा। सिग्निफिकेंस क्या है इसके व्हाइट रिवॉल्यूशन के, मतलब इंपॉर्टेंस क्या है। इंपॉर्टेंस पहली तो ये रही, जो डेयरी फार्मर है उनका अपने डेवलपमेंट के लिए डायरेक्ट कंट्रोल रहा, मतलब खुद का विकास वो खुद कर सकते हैं, खुद के रिसोर्सेज पे उनका खुद का कंट्रोल रहा। दूसरा इसने इंडिया को लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बना दिया मिल्क का, 2016-17 में भी इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर रहा, और पूरे वर्ल्ड में जितना मिल्क प्रोड्यूस होता है उसका 22% इंडिया प्रोड्यूस करता है पूरे वर्ल्ड में। इंडियन डेयरी सेक्टर क्या है, इंडियन डेयरी सेक्टर मतलब जो दूध को देखो हिंदी में दुग्ध भी बोलते हैं इसको, दुग्ध और दूध भी बोलते हैं, तो ये दूध है जो 22% मिल्क प्रोड्यूस करता है इंडिया पूरे वर्ल्ड का। और अगर एशिया की बात करें, एशिया कॉन्टिनेंट की, एशिया में टोटल मिल्क प्रोडक्शन का 57% इंडिया प्रोड्यूस करता है। अगर 1951 की बात करें तो इंडिया में 17 मिलियन टन मिल्क होता था, 1 मिलियन में 10 लाख होता है, तो इसे कर लोगे तो 1.7 करोड़ टन मिल्क प्रोड्यूस करते थे हम इंडिया में 1751 में। लेकिन अगर 2018 और 19 की बात करें, इस बीच में 187.7 मिलियन टन इतना हम दूध प्रोड्यूस करते हैं 2018-19 में। डेयरी सेक्टर के क्या सिग्निफिकेंस है, फिर इंपॉर्टेंस क्या है इसकी, देखो इसमें क्या है, ये ओनली एग्री प्रोडक्ट है, मतलब एग्रीकल्चर जो करते हैं फार्मर उसमें से दूध एक ऐसा, ये दूध या डेयरी सेक्टर एक ऐसा प्रोडक्ट है कि इसमें क्या है, फार्मर को लगभग 70-80% उन्हें मार्केटिंग वैल्यू उनके पास जाती है। यानी कि जैसे मान लो किसान, मान लो गेहूं बेचेगा उगा के वीट, तो वो एमएसपी पे लिया जाएगा मान लो 20 रुपए किलो के हिसाब से, लेकिन वो मार्केट में प्रोसेस करके जब जाता है लोगों को आटा बना के उसका बेचते हैं तो ये 30-40-35 रुपए किलो के हिसाब से जाता है। तो किसान को इसमें से देखो 20 का बेचा और लोग खरीद रहे हैं आटा उसका 35 रुपए किलो के हिसाब से, तो कितना हो गया, लगभग किसान को तो इसका कितना मिला, 35 का 20 कितना हो जाएगा, लगभग 55% के लगभग 55% या 60% मान लो, तो 60% तक ही मिला। और प्रोडक्ट में देखें उसमें तो और भी कम मिलता है, लेकिन मिल्क में देखो 70-80% मिल्क का मिलता है। किसान अगर देखो डेयरी पे जाकर बेचने जाएगा उसका 50 के अराउंड, 50-55 के अराउंड बिकता है, और मार्केट में कितना बिक रहा है, 58 बिक रहा है भाई साहब। तो 58 देखो लगभग 70-80% तक उसे खुद को मिल रहा है प्राइस। तो सबसे बड़ी बात तो एक ये है इसकी सिग्निफिकेंस, यानी कि जो रूरल हाउस होल्ड इनकम आती है 1/3 हाउस होल्ड की इससे आती है किसानों की। नेक्स्ट है कि जो फार्मर की लाइवलीहुड भी इंक्रीज हुई, भाई साहब उनका जीवन यापन इंक्रीज हुआ क्योंकि उन्हें जॉब मिल गई घर बैठे बैठे रोजगार, एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ा इसमें, और देखो इसमें न्यूट्रिशन भी बढ़ा क्योंकि मिल्क में सारे न्यूट्रिशन पोषक तत्व मिलते हैं, और जब मिल्क प्रोड्यूशन ज़्यादा होगा लोग दूध पिएंगे तो न्यूट्रिशन भी बढ़ा मासिस का यानी कि लोगों का। लेकिन कुछ चैलेंजेस भी हैं, चुनौतियां इसके सामने, डेयरी सेक्टर के सामने। पहली बात तो ये प्रॉपर पैकेजिंग नहीं हो पाती दूध की, लेबल नहीं लग पाता, इससे मिल्क प्रोडक्ट है उनका लेबलिंग नहीं हो पाती, पैकेजिंग नहीं हो पाती। मार्केट इंटेलिजेंस का भी अभाव है, कंज्यूमर परसेप्शन है जो वो देखो ब्रांड पे जाता है, जब तक दूध पे लेबल ना लगा हो अमूल का या मदर डेयरी है इसका लेबल देख के लोग दूध खरीदते हैं तो ब्रांड पे जाते हैं, तो कंज्यूमर परसेप्शन एक मेजर चैलेंज है। दूसरा किसानों के पास क्या है ना, कोल्ड चेन नहीं होते, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन का जो मान लो जो टैंकर होते हैं वो कोल्ड चेन टैंकर होते हैं जिसमें फ्रीज करने की व्यवस्था होती है, या स्टोरेज फैसिलिटी, घरों में स्टोरेज फैसिलिटी, अगर मान लो शाम का दूध वो सुबह तक रखना है तो कोल्ड स्टोरेज फ्रीज चाहिए ना भाई साहब, बहुत बड़े बड़े जो होते हैं मशीनें फ्रीज करके रखा जाता है ताकि सुबह तक उसको सही रख सकें, तो ये फैसिलिटी नहीं होती। इससे रिलेटेड देखो डेयरी सेक्टर से रिलेटेड कुछ इनिशिएटिव है,
इंडियन गवर्नमेंट के, और कुछ अवार्ड हैं जैसे गोपाल रत्न अवार्ड, ये कैटल और डेयरी सेक्टर के लिए दिया जाता है। कैटल में देखो गाय बैल वैसे काउंट किया जाता है जनरली, पशु वगैरह, और इंडिजीनस ब्रीड है उनको प्रमोट करने के लिए ये गोपाल रत्न अवार्ड चलाएगा। एक ऐप चलाई गई, ई गोपाल ऐप है ये, जनरेशन ऑफ वेल्थ थ्रो प्रोडक्टिव लाइफस्टॉक। इसमें फार्मर को इन्फॉर्मेशन दी जाती है, सूचना दी जाती है, डायरेक्ट फार्मर इसमें सूचना ले सकते हैं मिल्क प्रोडक्शन के बारे में या मिल्क के जो भी मार्केटिंग के बारे में। एक नेशनल एक्शन प्लान ऑन डेयरी डेवलपमेंट 2022 में लॉन्च किया जाएगा। ये भी फार्मर की इनकम को डबल करने के लिए चलाया जाएगा ताकि मिल्क प्रोडक्शन और इंक्रीज किया जा सके। एक नेशनल एनिमल डिसीज कंट्रोल प्रोग्राम और नेशनल आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन प्रोग्राम चलाया गया। इसमें क्या है, जो क्या है, भैंस वगैरह पालते हैं, गाय वगैरह, उनको बीमारी हो जाती है जैसे फुट एंड माउथ डिसीज, ये पशुओं को होती है, ब्रूसेलोसिस ये बीमारी हो जाती है। तो इन बीमारियों से मुक्त करने के लिए, ठीक करने के लिए ये प्रोग्राम चलाए गए। नेक्स्ट है पशु आधार, जैसे लोगों का आधार कार्ड होता है ऐसे पशुओं का भी आधार कार्ड होता है, ये चलाया गया भाई साहब। यूनिक आईडी होती है, एक डिजिटल आईडी। इसमें क्या काउंट कर सकते हैं कि हमारे देश में कितने एनिमल हैं, कितने पशु हैं, हर एक पशु का आधार कार्ड। देखो ऐसा नहीं है कि भैंस का या गाय का भी फिंगरप्रिंट लेंगे, समझ रहे हो ना, ऐसा नहीं है, हाँ, लेकिन उनका यूनिक आईडी बनाई जाती है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय गोकुल मिशन, ये चलाया गया 2019 में। इसमें 21 गोकुल ग्राम बनाए गए। गोकुल ग्राम का मतलब एक सेंटर बना दिया अर्बन एरियाज में, उसमें पशु रहते हैं लगभग हजार के, लगभग 1000 से ज़्यादा गाय भैंस पाली जाती हैं, और वहाँ पे उनके रखरखाव के लिए आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन वगैरह कराया जाता है। ऊपर सारी फैसिलिटी मतलब अवेलेबल होती है वहाँ पे, और कैटल डेवलपमेंट सेंटर भी बोलते हैं इन्हें। और इंडिजीनस जो ब्रीड है ना, मेनली राष्ट्रीय गोकुल मिशन का काम ये था, जो हमारी इंडिजीनस ब्रीड है, इंडिजीनस का मतलब हमारे देश की मूल निवासी जो भैंस या गाय की प्रजातियां, उनको बचाने के लिए, उनको और उनमें इंप्रूवमेंट करने के लिए ये प्रोग्राम चलाया गया, मिशन चलाया गया। तो यही था बस इसमें।